स्टूडेंट्स, आज एक्सेल इंस्टीट्यूट जोधपुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। 31 अक्टूबर को एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है और 22 नवंबर को आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम है। मेरी तरफ से सभी एस्पायरेंट्स को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेरीज की और काफ़ी मैसेजेस भी किए कि सर इस पर कोई आप एक वीडियो बनाएं बैंकिंग न्यूज़ को लेकर के, जीके को लेकर के। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो आपके लिए अभी तैयार किया है। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़ को लेकर के। देखिए, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एसबीआई मेंस में स्पेसिफिक, दैट इज रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। और इसमें इंग्लिश और जीके एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो 90 मार्क्स का ये 2 पेपर एक स्कोरिंग इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको कट ऑफ को क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक अच्छा वेल प्रिपरेशन आपको 90 में से 60 to 65 मार्क्स तक लाने में यहाँ सक्षम रहेगा, और वो तभी संभव है जब आपकी उस पर पकड़ अच्छी हो। तो इसी चीज़ को आपके लिए हेल्पफुल बनाते हुए मैं ये बैंकिंग न्यूज़ सीरीज आपके लिए लाया हूँ, और आई एम वेरी होपफुल कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाइएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत जो है कंसेप्ट से होती है, और उसी न्यूज़ पर मैं बात करते हुए सबसे पहले आपको जो जो नए नए मॉडिफिकेशन और चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में आए हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं, उन पर बात करूंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर भी आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है, आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 21st फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से कही गई है। ये आरबीआई साल में 2 बार रिलीज करता है और 2010 से इसको लाया गया है। ये अगर हम देखें तो यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको। इसको लाने के पीछे मकसद ये था कि जो ग्लोबल रिसेशन 2008 में आया था, उस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी काफी क्रैश हो गई थी और इंडियन इकोनॉमी में भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें एक कोर ग्रुप ऑफ मेंबर्स का एक पैनल बनाना चाहिए, जो कि इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ रेट को कैसे वर्ल्ड शॉक से ओवरकम किया जाए और किस तरह मजबूत बनाया जाए ताकि आने वाले समय में इकोनॉमी ग्रो हो सके। इस पर एक काउंसिल का गठन करने का उन्होंने निर्देश दिया और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन बने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा पब्लिश होती है और 2010 से हो रही है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिनेरियो क्रिएट करना है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। प्राइस स्टेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, क्रेडिट सपोर्ट तो होना ही चाहिए, साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का भी एक बहुत अहम रोल होता है। तो क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया? देन द आंसर इज आरबीआई।
दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बनेगा कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें ऑप्शन वो आपको दे देगा, जैसे आरबीआई गवर्नर कर दिया एक ऑप्शन के रूप में कि आरबीआई गवर्नर, फिर एक आपको कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर, एक आपको कर दिया प्राइम मिनिस्टर, एक आपको दे दिया कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन की सीरीज को अपने दिमाग में ध्यान रखना है। अगला पार्ट जो इस पॉइंट पर क्वेश्चंस में बनेगा वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे। ये तो था बेसिक पॉइंट, अब मेन पॉइंट क्या थे उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, तो उसको हम जिक्र करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन बैड लोन्स, मतलब जो हमारे डूबत खाते हैं उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। और अभी आपने जैसा कि देखा कोरोना पैंडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैला हुआ है, तो इसने इकोनॉमी को श्रंक किया हुआ है। तो ये स्थिति पूरी इकोनॉमी पे बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। तो बैड लोन्स की स्थिति को ज्यादा खराब होने की तरफ अंदेशा दे रही है ये रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं। और वार्न किया गया है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनका रेशो सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का 68.5% से बढ़कर के 12.5% हो जाएगा मार्च 2021 तक। तो ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है कि किस लेवल पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इंक्रीज होने की बात कही है, दैट इज 12.5%। अगर हम बात करते हैं ये 12.5%, और कहां पे है ये, दैट इज 8.5% पहले और अब 12.5%। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, व्हाट इज the gross non-performing asset ratio by March 2021, that is 12.5%। अब यहां पर देखिए एक टर्म मैं आपको बात करूंगा, आपने देखा होगा जिक्र आया है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है इस पर अगर हम बात करें तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एक सिंपल लेमैन की भाषा में इसको जब अपन बोलते हैं तो डेट इज जो पैसा डूब गया है, यानी ये वो पैसा है जिससे अब बैंकों को कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी। सिंपल भाषा में बोलूं तो एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट स्टॉप्स टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें अपन, तो ऑफिशियल डेफिनेशन ये होती है इसकी कि व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू। अगर मैं बात करता हूं एनपीए की, कि एनपीए की डेफिनेशन क्या होगी, तो जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल की बात कर लूं मैं आपको या इंटरेस्ट पेमेंट is overdue for 90 days, तो अगर is overdue for 90 days or more, then that asset is considered in non-performing asset category। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन भी इस रूप में बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज डिफाइंड एज, तो आप यहां उसे क्लियर रखिएगा कि व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर। अब ये होता क्या है, इसको एक बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए एसबीआई ने 10 करोड़ का लोन किंगफिशर एयरलाइंस को दिया और उन्होंने एग्री कर लिया कि हम 10% इंटरेस्ट रेट से इसको प्रोवाइड करेंगे। अब
स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मार्केट फोर्सेस भी एयरलाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉर्पोरेट, तो कंपनी अब पे नहीं कर पा रही है इंटरेस्ट रेट 90 दिन से। तो ऐसी स्थिति में डेट लोन इज कंसिडर्ड एज अ एनपीए। तो ये एनपीए की डेफिनेशन होती है। अब इस एनपीए को अगर मैं बात करूं तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया भी है कि एज पर द आरबीआई एन एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट स्टॉप्स टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, और लोन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के रूप में अगर ओवरड्यू हो जाता है 90 डेज के लिए तो वो एनपीए कहलाता है। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां मैंने बता रखा है कि एनपीए जो है वो एनपीए अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए यानी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन आप क्रॉप लेते हैं, तो अगर आप 2 क्रॉप सीजन्स के का इंटरेस्ट पे नहीं करते तो वो एनपीए की कैटेगरी में कहलाता है। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अगर आप एक क्रॉप सीजन तक इंटरेस्ट पे नहीं करते तो उसे एनपीए की कैटेगरी में कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर लोन के रूप में एनपीए इस रूप में परिभाषित होता है, और यहाँ 2 क्रॉप सीजन की बात होती है तो हम ये कहते हैं, और जब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होती है तो डेट इज 1 क्रॉप सीजन। तो ये डेफिनेशन एग्रीकल्चर लोन के लिए थी, और एक जनरल सिस्टम के लिए ये डेफिनेशन थी। यहां मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन एंड डेट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहां इसी चीज को देखो, आप देख रहे हैं कि बैंक का एनपीए अभी 20 सालों में सबसे हाईएस्ट चल रहा है। तो ये एक इस रिपोर्ट के अंदर की सबसे दुखद घटना है, और आने वाले समय के लिए ये एक नुकसानदायक साबित हो सकती है इकोनॉमी और जीडीपी दोनों के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रूप में। फिर इसके बाद की जो मैं आपसे बात करता हूं दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको लेकर के कहा गया है कि जो 13.3% है, ये प्रोजेक्टेड है मार्च 2021 तक, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, और 11.8% हो जाएगा अगर बहुत ही सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो आता है। अब सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहां क्वेश्चन 2 लेवल पे बन सकते हैं। एक तो कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशियो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मार्च 2021 तक कितना हो जाएगा, इस पर जो बात करी है दैट इज 13.3%। उसको कहा गया है यहां मैंने ये हाईलाइट कर दिया है 13.3%, और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अब यहाँ एब्रीवेशन भी कई बार इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कार की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एब्रीवेशन कार रेफर्स टू दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये होती क्या है बेसिकली, अगर अपन इसको समझें तो आप देख रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल in relation to its risk weighted assets and current liabilities। यानी एक बैंक अपनी एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखते हुए कितना रिस्क कवर कर सकती है, कितना उसके पास में कैपिटल है कि वो अपनी एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की रिस्क को कवर कर सकने में सक्षम है, उसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। मतलब कैसी भी स्थिति हो जाए आपके पास इतना तो पूंजी का एक परसेंटेज रहना ही चाहिए कि किसी भी हालत में आप अपनी रिस्क को कवर कर सकते हो
आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। तो डेट इज नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब यही ये चीज आपके लिए देखिए, फिर मैं आपको बोलूंगा एक एब्रीवेशन के रूप में ये इंपॉर्टेंट हो गया, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। और इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये टारगेट है 9%। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का टारगेट कितना रखा गया है, दैट इज 9%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टारगेट ऑफ CAR फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स 9%। अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हम बात कर रहे थे तो इस पर भी कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। जैसे कुछ तो मैंने आपको बता दिया कि इस रिपोर्ट के अंदर की क्या बात है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते किसे हैं, और सबसे स्थिति ये है कि पिछले 20 सालों में सबसे बुरी स्थिति है, बहुत हाईएस्ट लेवल पर है NPAs। अब ये NPAs भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब इनको डिवाइड करने का तरीका देखिए, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो ये जो 3 एसेट्स हैं टाइम पीरियड को लेकर के डिफाइन किए गए हैं कि कितना टाइम में कोई चीज अगर आप नहीं दे पाते हो तो उसको उस एसेट के रूप में काउंट किया जाएगा। जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट को बोला गया है कि NPA फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी यहां जो काउंट किया गया है डेट इज 12 मंथ्स अगर मैं बात करता हूं तो। डाउटफुल एसेट्स को कहा गया कि अगर एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 12 महीने तक अगर आप सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहती है कोई एसेट, तो दैट इज डाउटफुल एसेट। मतलब अब 12 महीने हो चुके हैं, अब ये एसेट रिकवर होना एक डाउट लग रहा है। अगर 12 महीने से कम है यानी 1 साल से कम है, मतलब NPA 1 साल से कम समय तक ये एसेट NPA के रूप में है, तो वो सब स्टैंडर्ड है कि भाई कुछ आशा है, हो सकता है। डाउटफुल की 1 साल हो गया इसको। और लॉस एसेट का मतलब है कि अब ना के बराबर उम्मीद है, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर कोई एसेट वैल्यू नहीं देती है, रिटर्न नहीं देती है, तो उसे लॉस एसेट के रूप में कहा जाता है। मतलब अब रिकवरी ना के बराबर है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में NPA नहीं होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट और रिकवरी एसेट। तो दैट इज रिकवरी एसेट। और फिर इनके मंथ्स को लेकर के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि RBI ने अपनी एक नई नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर 2020-2025 लॉन्च की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रूप में। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां ये बनेगा कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको यहां मार्क कर देता हूं, दैट इज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। आप देख सकते हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हु प्रिपेयर्ड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इसमें पहला ऑप्शन जब भी आपको देंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सामने दिखाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है इंडिया में। चाहे फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक हो, चाहे फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रेटेजी हो, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय RBI। फाइनेंशियल लिटरेसी हो, तो ये 2020 से 25 के लिए एक्शन प्लान रिलीज किया है बना करके। और इसकी सबसे खास बात है कि इसमें 5 कोर एक्शंस अप्रोच ली गई है। 5 कोर एक्शंस यानी 5 जो है कोर एक्शंस, यानी 5 C
की बात की गई है इसके अंदर, जिसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक क्वेश्चन की आपसे इस पे बात करते हैं कि ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये जो आरबीआई ने बनाई, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसमें साथ साथ रहते हैं? दैट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, चारों फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडी। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, आरबीआई इज द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन इंडिया, मनी मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। सारी जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सभी बैंकों का रेगुलेटर इंडिया में आरबीआई है। वहीं सेबी कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, और जो इरडा है दैट इज इंश्योरेंस मार्केट रेगुलेटर, और पीएफआरडी है दैट इज पेंशन फंड मार्केट रेगुलेटर। तो ये चारों फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर को साथ लेकर के ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, ताकि आने वाले समय में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस किया जा सके, और साथ ही लोगों को एक सही दिशा दी जा सके। ये स्ट्रेटजी सबसे पहली बार जब रिलीज हुई थी दैट इज इन 2013, ये स्ट्रेटजी रिलीज हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, द फर्स्ट सच स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2013, और ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी गवर्नर आरबीआई एम.के. जैन साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये स्ट्रेटजी अनाउंस की गई। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा यहाँ पर कि अंडर विच चेयरमैनशिप और कमिटी द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च्ड, दैट इज आरबीआई डिप्टी गवर्नर श्री एम.के. जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब इसमें जो 5 कोर एक्शंस की बात कही गई है, 5 कोर एक्शंस मींस दैट इज 5C। अगर मैं बात करूं तो आपको, तो 5C को लेकर के क्वेश्चन आएगा, और वो पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये 5C है क्या। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट, सबसे पहला तो कंटेंट होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट। दूसरा C कैपेसिटी, फिर तीसरा C कम्युनिटी, फिर चौथा कम्युनिकेशन, और पांचवा कोलैबोरेशन। यानी कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग C इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एजुकेशन फॉर 2020-25। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट जो यहां मैंने आपको बोला दैट इज कंटेंट, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। बहुत सोच समझ के ये अप्रोच ली गई है। फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट की बात करी तो कंटेंट का मतलब है कि स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स, जनरल पब्लिक, वुमेन्स, ये जितने भी हैं, सीनियर सिटीजन, सबको जागरूक करना, अवेयर करना। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी डेवलप करना ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी नॉलेज हो सके, एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना। ठीक है। कम्युनिटी का मतलब है कि कम्युनिटी अप्रोचेस क्रिएट करना ताकि सस्टेनेबल मैनर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी तक फाइनेंशियल अवेयरनेस को पहुंचाया जा सके, और फिर इसी फाइनेंशियल अवेयरनेस को एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू भी इसको अलग अलग मोड में पहुंचाना, टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे मोबाइल एप्स हो गया, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस वीक मनाते हैं, इसके थ्रू। तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाना, और कोलैबोरेशन अलग अलग मिनिस्ट्रीज से करके, कुछ एनजीओ से करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी देना, स्कूल करिकुलम में फाइनेंशियल एजुकेशन को डालना। तो ये जो 5C अप्रोच है दैट इज कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस अप्रोच। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर मैं आपको बात करूं तो दैट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस among the
सोसाइटी, जो भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पार्ट करना और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके द्वारा पहुंचाना, ताकि वो अपनी लाइफ में मनी का रूल समझ सके और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो, उनका वो सही उपयोग सुरक्षित तरीके से ले सके। इसमें जब एक आम नागरिक को पहचान होगी तो अपने अधिकारों की, अपनी चीज़ों की, अपने पॉलिसीज की, नए नए जो चेंजेस किए जा रहे हैं उन चीज़ों की, तो वो अपनी सेविंग्स को सही तरीके से पुशअप कर पाएगा, डिजिटल चैनल्स का सही यूज ले पाएगा, घर बैठे ही वो इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएगा। और जो भी आज लूप होल्स इस मार्केट में हो रहे हैं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन फ्रॉड से वो अपने आप को बचा पाएगा। क्योंकि देखिए जहाँ चीजें अच्छी भी हैं तो वहाँ उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स ऐसे हो जाते हैं जब लोग फ्रॉड करते हैं या हमें उन चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा एक कंज्यूमर ही भुगतता है। तो अगर कंज्यूमर को सही जानकारी होगी, सही तरीके से जानकारी होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का बेनिफिट ले सकेगा। देखिए जैसे हम देखते हैं कई बार आरबीआई, एसबीआई या सेबी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटर्स, हमेशा यही कहते हैं कि नेवर शेयर योर ओटीपी, नेवर शेयर योर पासवर्ड और एनी बैंक डिटेल टू एनी पर्सन। तो ये उसका मेन मकसद ये होता है कि आपको अवेयर करना कि बैंक कभी किसी व्यक्ति से उसके एटीएम का पासवर्ड या उसके अंदर की डिटेल नहीं पूछती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो एक जनरल कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। तो जब ये आपस में सब को रिलेट होंगे, देखिए कंटेंट अप्रोच, अब कंटेंट अगर स्कूल एजुकेशन से ही ये चीज क्लियर होगी तो आने वाली पीढ़ी को के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत इजीली सबको अवेयरनेस के साथ एक चैनल के थ्रू जोड़ पाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, एक तो मैंने आपको बताया 5 C's को लेकर के, एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि हु प्रिपेयर्ड द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, दैट इज आरबीआई, और अंडर whom chairmanship this strategy released, that is श्री एम.के. जैन, और ये 2020 से 2020 के लिए हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और 5 कोर एक्शंस की जो बात हुई है उसमें सारे ध्यान रखिएगा, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। बहुत सिंपल है और ये कोई याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको आप सिंपल पॉइंट्स के रूप में समझ सकते हैं कि हमें किस तरह अप्रोच लेनी है। हमें एक स्कूल चिल्ड्रन से लेकर के एक सीनियर सिटीजन तक अपनी बात को पहुंचाना है। कैसे हम कैपेसिटी बिल्डअप करें, कैसे हम कम्युनिटीज को डेवलप करें, कम्युनिकेशन चैनल्स को डेवलप करें, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसी चीज की अप्रोच को इंपॉर्टेंस दी गई। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप की है फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं समझता हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अम्ब्रेला एंटिटी क्या होती है? अम्ब्रेला मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एक ही छत के नीचे सब कुछ। तो अब एक ही छत के नीचे सब कुछ का मतलब है, देखिए कि चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल हो, चाहे वो व्हाइट लेबल हो, एटीएम्स हो, रेमिटेंस सर्विसेज हो, ठीक है, ये सभी चीजें एक पैन इंडिया अम्ब्रेला के तहत होगी। और अभी तक ये केवल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही इसको परफॉर्म करती है, मतलब वो ही इसको मैनेज करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसके लिए कुछ कंडीशंस भी बनाई गई है। जैसे पहली कंडीशन है कि
पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी के लिए अप्लाई करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये सब सुविधाएं देगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी? पहला, उसको मिनिमम पेड अप कैपिटल उसका 500 करोड़ रुपए का होगा, यानी उसकी जो पूंजी है दैट इज एट 500 करोड़। उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द पेमेंट स्पेस, बहुत क्लियर शब्दों में दे रखा है। दूसरा पॉइंट कि वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर में अपनी एंटिटी को फॉर्म करेगा और उसकी मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ रहेगी एट एनी टाइम। यानी देखिए, मिनिमम उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिनिमम पेड अप कैपिटल उसका 500 करोड़ होना चाहिए और उसकी नेटवर्थ एट एनी टाइम 300 करोड़ होनी चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रमोटर्स जो उसके कंपनी को प्रमोट करेंगे, उनकी शेयर होल्डिंग को 25% तक डाइल्यूट किया जा सकता है आफ्टर 5 years। तो ये जो क्वेश्चन जो बनेगा वो इस रूप में बनेगा कि which of the following is the criteria for opening a pan India umbrella entity for retail payment system, या इनमें से कौन सा नहीं है? सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर forming a pan India umbrella entity for retail payment system, then the answer will be rupees 500 crore। फिर क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि एट प्रेजेंट which of the following organization performing a pan India umbrella for retail payment system, that is National Payment Corporation of India। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ये रहेगा। और इसमें ये जो एंटिटीज हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार क्या करते हैं, 500 करोड़ पेड अप कैपिटल बोल दिया और 5 years एक्सपीरियंस बोल दिया। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है और एक्सपीरियंस मिनिमम और इन द पेमेंट स्पेस कैटेगरी दैट इज 3 years। इसके बाद की जो न्यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी दैट इज फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड। QR रिप्रेजेंट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक बी फाटक। तो ये पहला क्वेश्चन यहां बनता है आपका QR कोड से लेकर के, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली अंडर विच चेयरमैनशिप द कमिटी रिलीज द रिपोर्ट ऑफ क्विक रिस्पॉन्स कोड, दैट इज प्रोफेसर दीपक बी फाटक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम इसको इस रूप में देखें तो। और इस रिपोर्ट के तहत कमिटी ने जो प्रेजेंटली QR कोड्स इंडिया में चल रहे हैं और उनका क्या इंपैक्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर चल रहा है, इस पर अपनी रिव्यू और एनालिसिस पेश किया है RBI को। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में जो अभी क्विक रिस्पॉन्स कोड चल रहा है दैट इज भारत QR कोड, UPI QR कोड, ठीक है, प्रोप्राइटरी QR कोड। तो ये जो QR कोड हैं ये इंडिया में अभी वर्तमान में चल रहे हैं और इसका क्या रिव्यू रहा, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर के कमेटी ने बात करी। और इस कमेटी ने जो सजेशन दिए, रिकमेंड्स, वो 4 मेन पिलर्स पे आधारित है, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। अगर अपन बात करें यहां पर देखिए, एंड स्केलेबिलिटी, दूसरा इनोवेशन, तीसरा सिक्योरिटी और चौथा कस्टमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखिए, यहां भी कस्टमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात की गई है। ये तो हर फील्ड के अंदर मस्ट है, होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी किस लेवल तक ये चीज
पहुंचनी चाहिए, इनोवेशन क्या क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत मजबूत होने चाहिए, और कस्टमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस वो अपने आप में क्लियर होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को लेकर के कमेटी ने रिकमेंड किया है। अब इंडिया में कौन, जो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, कौन कौन से क्यूआर कोड चल रहे हैं, और क्यूआर कोड है क्या बेसिकली। एक क्यूआर कोड एक 2 डायमेंशनल बार कोड है। आप देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यूआर कोड दैट इज 2 डायमेंशनल ये कोड है। जिसमें कुछ ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं जो एक स्क्वायर ग्रिड में अरेंज होते हैं वाइट बैकग्राउंड में। और जब आप क्यूआर कोड, जैसे आप देखा होगा कि स्कैन करते हैं हम, ठीक है, तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हम पेमेंट कर देते हैं। आजकल जनरली सब छोटे शॉपकीपर से लेकर बड़े शॉपकीपर सभी डिजिटल पेमेंट पर जोर दे रहे हैं। तो आप सीधा क्यूआर कोड को स्कैन करके सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत सेफ और सिक्योर भी है। तो ये एक बार कोड होता है, 2D बार कोड होता है, जो ब्लैक स्क्वायर्स में अरेंज होता है स्क्वायर ग्रिड में, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होता है। और स्मार्टफोन कैमरास इसके लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए, रीड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इंडिया में जो चलते हैं बेसिकली 3 टाइप के क्यूआर कोड पेमेंट है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। भारत क्यूआर कोड, फिर आपको यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड। और ये भारत क्यूआर कोड है, ये सबसे खास है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम है। और इसको जॉइंटली डेवलप किया गया था रुपे, वीजा, मास्टरकार्ड और अमेक्स कंपनी के द्वारा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत क्यूआर कोड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर के। और प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड, ये जो प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड है, इसके लिए आपको खास बात बताऊं, ये आरबीआई ने इसको प्रोवाइड किया है के द्वारा, जो इट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई ऑथोराइज्ड कंपनीज, मतलब जो आरबीआई ने इसके लिए परमिशन दी है, और ऑथोराइज्ड कंपनीज जो है इसको प्रोवाइड कर सकती है एज ए प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। या देखिए, या मैं आपको फिर बोलूं, प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इट मींस ये एक एब्रीवेशन के रूप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीपीआई। और यूपीआई कोड जो है दैट इज गिवन बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है इस बारे में। अगली जो न्यूज है उसको उसको बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो जनरल अकाउंट्स होते हैं हमारे एक बैंक में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट, देखिए ठीक है, सैलरी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। उसमें हाल ही में करंट अकाउंट ओपनिंग को लेकर के आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स को चेंज किया है, और ये नॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक तो जो जनरल 2 अकाउंट लोग जानते हैं वो ये होता है, सेविंग और करंट। फिर आपने एक ये भी सुना होगा, डेट इज एक अकाउंट होता है डेट इज बीएसबीडीए, डेट इज बेसिक बैंकिंग डिपॉजिट, बेसिक सर्विसेज बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज करंट अकाउंट के बारे में। और करंट अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जो प्रोप्राइटर हो, जिसका कोई ट्रस्ट हो, बिजनेसमैन हो, कंपनी के नाम पर। तो उस चीज को लेकर के ये कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। अब जो रूल्स चेंज हैं उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो कैश क्रेडिट
ऑलरेडी जो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बैंक से कोई कंपनी अवेल कर रही है, यानी आप ऑलरेडी आपका कहीं खाता खुला हुआ है करंट अकाउंट किसी बैंक में, तो आप किसी अदर बैंक में उस खाते को नहीं खोल सकते। ठीक है, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट इन्होंने ये मेजर किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है कि अब तक जो हो रहा था उसमें चेंज ये है कि अगर आप ऑलरेडी करंट अकाउंट फैसिलिटी ले रहे हो तो आप एक बैंक से, तो अब आप अदर बैंक में वो फैसिलिटी करंट अकाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ले सकते। फिर यहां उन्होंने कैटेगरीज बांटी है कि बैंक किन किन को करंट अकाउंट ओपन करने के लिए परमिट कर सकती है और किन को नहीं, उस पर भी बात कही गई है। जनरली होता क्या है कि करंट अकाउंट बैंक के लिए बहुत ही फायदेमंद अकाउंट होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन, ट्रस्ट, एंटाइटी इसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ओवर यूज के कारण बैंकों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो बैंकों ने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वहां उन्होंने क्लियर कहा है कि आप अगर ऑलरेडी फैसिलिटी ले रहे हो तो अदर अकाउंट से नहीं ले सकते। अब इसमें इन्होंने बोला है, कुछ लिमिट भी दी है, जैसे लिमिट दी है कि बैंक्स कैन ओपन अ करंट अकाउंट इफ द टोटल एक्सपोजर टू द बोरोवर इज लेस देन ₹5 करोड़, कि बैंक उस व्यक्ति का करंट अकाउंट खोल सकती है, जनरली तो नहीं खोलेगी लेकिन उसका खोल सकती है उस बोरोवर का जो 5 करोड़ से कम को एक्सपोज करता है। द टोटल एक्सपोजर टू द बोरोवर इज लेस देन ₹5 करोड़, और अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो बोरोवर को इन्फॉर्म करना होगा बैंक को और उसको बताना होगा कि मैं कैश क्रेडिट या कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी नहीं ले रहा हूं। दूसरा, 5 करोड़ से 50 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी की लिमिट में बात कही गई है कि कोई भी अपना करंट अकाउंट खोल सकता है। एनी लेंडर कैन ओपन अ करंट अकाउंट व्हाइल नॉन लेंडिंग बैंक्स कैन ओनली ओपन अ कलेक्शन अकाउंट। और तीसरा बोला गया है 50 करोड़ को लेकर के, यानी 3 बातें कही गई है, 5 करोड़ से कम, दूसरा 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच, और तीसरा 50 करोड़ से ज्यादा। तो क्लियर बोला गया है कि अगर 5 करोड़ से कम है तो करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, जिसमें कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑलरेडी नहीं ली जा रही है। 5 करोड़ से 50 करोड़ में भी किया जा सकता है, कोई भी लेंडर ओपन कर सकता है करंट अकाउंट। और जो 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो बैंक्स को मैंडेट किया गया है टू क्रिएट एन एस्क्रो मैकेनिज्म एंड ओनली द एस्क्रो मैनेजिंग लेंडर कैन ओपन द करंट अकाउंट फॉर द बोरोवर्स। मतलब क्लियर कट उन्होंने बता दिया है नॉर्म्स के तहत कि 5 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से ज्यादा में इन कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा, जिसमें जो एंटाइटीज हैं वो ही उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट जनरली, इसमें खास बात आपको बता दूं कि इसमें कोई पासबुक नहीं होती है, इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, दूसरा इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ये बहुत ही एडवांटेज होता है एक जनरल सेविंग अकाउंट पर, और इसे कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर या कोई भी बिजनेसमैन एंटिटी ओपन करा सकता है, लेकिन अब उसकी कंडीशंस दे दी गई है तो उसके तहत ही वो ओपन होगा। जबकि जनरल सेविंग अकाउंट्स में ये सब सुविधाएं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज है दैट इज आरबीआई ने गाइडलाइंस रिलीज करी है चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को लेकर के, सीसीओ इन बैंक्स।
to bring uniformity in approaches followed by banks in appointing CCO. तो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो होता है उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस दी गई है। उसका मेन जो काम होता है वो कॉम्प्लायंस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी ड्यूटीज को हैंडल करना। यानी अगर आप सीसीओ हो तो आप बैंक में कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो जनरेट हो रहा है वो ना हो, और साथ ही जो रूल्स रेगुलेशन है उनका कॉम्प्लायंस बनाए रखा जाए, कंफॉर्मिटी बनाई रखी जाए, इस पर भी ध्यान देना होता है। तो इसको लेकर के कुछ रूल्स बनाए हैं आरबीआई ने, जैसे मिनिमम टाइम पीरियड 3 इयर्स का रहेगा सीसीओ का, और एक सीसीओ जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा बैंक का इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एज को लेकर के है, नॉट मोर देन 55 इयर्स। से कम रहेगी, लेकिन अपर एज लिमिट के बारे में नहीं बताया गया। The RBI has specified age as not more than 55 years without clarifying whether this is the upper age limit for entry or an officer cannot hold this position beyond 55। यानी not more than 55 years की बात कही गई है, तो इसके अंदर क्लैरिफाई नहीं किया गया हालांकि। और एक जो इंपॉर्टेंट बात कही है आरबीआई ने, दैट देयर शैल नॉट बी एनी ड्यूअल हेडिंग। ड्यूअल हेडिंग क्या होता है अगर मैं आपको बात करूं तो दैट इज चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बोर्ड के मेंबर्स या उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स या उस वर्क प्रोफाइल में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके वर्क कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यानी पॉलिसी में कहीं कॉन्फ्लिक्टनेस नहीं आना चाहिए, उसको लेकर के ऐसे ड्वेल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ड्वेल हेडिंग किया गया है। तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इनको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर के बारे में आप जान गए होंगे कि कॉम्प्लायंस ऑफिसर वो होता है किसी भी डिपार्टमेंट में या कंपनी में या जनरल आरबीआई में उसको बनाया जाता है जो कोई भी रेगुलेशंस जो है, जो कोई भी पॉलिसीज है, उनको कॉम्प्लाई करने यानी उनको अनुवर्ती करने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए, ताकि कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कंडीशंस को लेकर के, और इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है। साथ ही जो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है वो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को रूल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के बारे में आगे कोई भी फर्दर जानकारी होगी उसके बारे में उनका एनालिसिस बताएगा, उसका मूल्यांकन करके बताएगा। कोई भी जो असेसमेंट है कॉम्प्लायंस रिस्क की वो उसका असेसमेंट करेगा, और कोई अगर रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है तो उसके लिए भी असेसमेंट की बात करेगा। ये पीरियडिकली रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग को लेकर कही गई बात है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथनेस रह सके। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में एनुअल रिपोर्ट हर साल देता है, ये अभी 25 अगस्त को रिलीज करी 2019-20 की।
और this report is submitted under the section 53(2) of the Reserve Bank of India Act 1934। इसकी हाइलाइट्स की रिपोर्ट की जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनकी अगर बात करूं मैं, तो पहला पॉइंट बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी श्रिंक होकर -4.5% हो जाएगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटन इन एनुअल रिपोर्ट। नंबर 2 पॉइंट जो बताया गया है वो है कि बैंक के जो फ्रॉड्स हैं ऑफ ₹1 लाख, सॉरी 10 lakhs, बैंक फ्रॉड्स जो हैं 10 lakhs या उसके अबोव हैं वो डबल होते जा रहे हैं इन वैल्यूज टू ₹1.85 ट्रिलियन। मतलब आप समझ सकते हैं कि बैंक फ्रॉड डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स जो पकड़ में आ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू लोन सेक्टर। तो लोन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है फ्रॉड्स के संदर्भ में। और क्रेडिट रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं जो टोटल अमाउंट का 76% कहा जाता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही इसमें 80% अकाउंटेड कर रहे हैं 1.85 ट्रिलियन फ्रॉड्स में जो रिपोर्ट किया गया है। और 18%, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 18% फ्रॉड्स तक काउंट होते हैं। और जो लोन्स हैं, फ्रॉड्स जो लोन्स में होता है वो 98% ऑफ द टोटल फ्रॉड्स, मतलब क्रेडिट के अंदर भी जो जो फ्रॉड होता है वो टोटल लोन क्रेडिट का 98% तो केवल लोन सेक्टर में ही होता है एट ₹1.82 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में लोन सेक्टर एक बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के रूप में काउंट किया गया है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे और ईयर टू ईयर। तो इस चीज को आगे और कैसे स्मूथ बनाया जाए, इसको लेकर के आरबीआई ने एक जीएसटी काउंसिल गठित करने की बात करी है फॉर लैंड, लेबर एंड पावर सेक्टर। क्योंकि देखिए ये जो चीजें डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, इसको सुधारने के लिए कुछ तो रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो डेट इज लोन जब दिया जाए तो लोन और स्मूथनेस के साथ कैसे दिया जाए और ट्रांसपेरेंट कैसे हो, तो एक जीएसटी काउंसिल की बात कही गई है दैट इज फॉर लैंड, लेबर एंड पावर सेक्टर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर। तो आरबीआई ने प्रपोज करी है। और जो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है दैट इंक्रीज्ड बाय 30% इंक्रीज हुई है, दैट इज 41.02 करोड़ से ये 53.34 करोड़ बढ़ी है। बैलेंस शीट तो इंक्रीज हुई है ओवरऑल, लेकिन अगर बात की जाए तो फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जीडीपी तो आप देख ही रहे हैं दैट इज -4.5% पर श्रिंक होने की बात कही गई है। इस साल के अंत जो से पहले पहले अभी गवर्नमेंट को 57,128 बिलियन सरप्लस आरबीआई ने सौंपा है जो उसके पास रहता है उसमें से उसने। और ये उसके सरप्लस अकाउंट में से काउंट किया जाता है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। ये एक ऐसी बॉडी है जो 2006 में सेटअप की गई थी आरबीआई के द्वारा to suggest codes and standards for banks in India to ensure fair practices by them। तो इसको डिसॉल्व करने की बात कही गई है। और ये जो बीसीएसबीआई है इसका मेन दो ही काम हुआ करता था, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी एक तरह से ये कोड था, बैंकिंग कोड था जो एक स्टैंडर्ड्स को
प्रोसीजर को फॉलो करता था, और ताकि हर चीज फेयर प्रैक्टिस के रूप में रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो अब इसको डिसॉल्व करने की बात कही गई है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और ये एक आज के इस सिनेरियो में इररिलेवेंट हो गया है। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट था, दैट इज सीईपीडी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है फीचर को लेकर के, आरबीआई रिपोर्ट को जो बनेगा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2019-20। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया है। बैंकिंग फ्रॉड्स जो है 1.85 ट्रिलियन तक जो है वो इंक्रीज हुए हैं, बढ़ गए हैं। इंडियन जीडीपी श्रिंक हो गई है -4.5%। जीएसटी काउंसिल को प्रपोज किया गया है फॉर लैंड, लेबर एंड पावर सेक्टर। गवर्नमेंट को ओवरऑल सरप्लस 57,128 बिलियन ट्रांसफर किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको बताऊं कि ओम्बुड्समैन स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। 3 तरह की जो ओम्बुड्समैन स्कीम चलती है, लोकपाल जिसे अपन बोलते हैं, बैंकिंग लोकपाल। अभी बैंकिंग लोकपाल क्या होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स है, जब बैंकें अपने लेवल पर उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं करती है, या उसमें उसके डिसीजन से कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो बैंकिंग लोकपाल के पास जाकर अपनी शिकायत कर सकता है, जो हर राज्य की, हर स्टेट की कैपिटल में आरबीआई ऑफिस में डेजिग्नेटेड होता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो अब ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक तरह से लोकपाल, इसे हिंदी में कहते हैं, बैंकिंग लोकपाल। तो ये तीनों स्कीम्स को अब मर्ज कर दिया गया है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। इन तीनों को मर्ज करके एक स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही 2000 रुपए के जो नोट हैं, अब वो 2019-20 से प्रिंट नहीं हो रहे हैं, और जो 500 और 200 रुपए के नोट है, करेंसी नोट्स, इनका सर्कुलेशन और वैल्यू काफी बढ़ रहा है। तो ये इस एनुअल रिपोर्ट का मेन पॉइंट्स टारगेट के रूप में कहा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, मर्जर ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम। और कौन कौन सी है वो क्वेश्चन इसके भी रूप में पूछ सकता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम कब आई थी? देखिए आप क्लियर दिख रहा है 2006 में। ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी दैट इज 2018, एंड फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई दिक्कत है तो उन सब को अब एक कर दिया। इसका करने का पीछे मकसद है कि प्रक्रिया को और सरल बनाना, ताकि जटिलताओं जो आती हैं उनको दूर किया जा सके, और एक अम्ब्रेला एंटाइटी क्रिएट करके उसको और इजीली सॉल्व किया जा सके। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हमने पिछली न्यूज में ही पढ़ा कि आरबीआई ने अपने ओवरऑल सरप्लस 57,128 करोड़ गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अमाउंट को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 57,128 करोड़ सरप्लस to the government for the year 2019-20, while deciding to maintain the contingency risk buffer. That is very very important कि contingency risk buffer को किस परसेंट तक मेंटेन करने की बात कही गई है आरबीआई के द्वारा, एट 5.5%। ये आरबीआई की विमल जालान कमेटी के द्वारा निर्देशित है। ये 2018 में देखिए आप, एक कमेटी बनी थी। 2018 में एक इशू हुआ था जब गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच टकराहट हुई थी ओवरऑल सरप्लस मनी को लेकर के, जिसमें आरबीआई ने अपनी ऑटोनॉमी को लेकर के बात कही थी कि वो क्यों दे और किस लिए दे, जबकि गवर्नमेंट ने उनसे डिमांड करी थी ओवरऑल सरप्लस में से फंड्स देने की। तब उसी कारण फिर जब
ये इश्यूज हुए थे, तो जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। और 2018 में कमेटी बनी थी, बिमल जालान कमेटी, उन्होंने फिर इसको इशू को लुकआउट किया और एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया कि क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, आरबीआई किन प्रक्रियाओं के द्वारा गवर्नमेंट को सरप्लस प्रोवाइड करे और किस तरह वो रिस्क जोन को भी कवर करके रखे, एक बफर जोन बना के रखे। तो उसके लिए उन्होंने एक मार्क बनाया है 5.5%। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर यहां मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के रूप में समझना जरूरी है। तो डेट इज इट रेफर्स टू द रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट रिस्क। कहने का मतलब है कि ये एक तरह तरह की जो रिस्क हम मार्केट में देखते हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तो जितनी भी तरह की रिस्क है उनको ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई ओवरऑल रिस्क कैपिटल वेटेज रखती है कि इतना एक फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारा कि हम अपने आप को सेव करके रखें। दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। एक आर्थिक पूंजी का ढांचा है ये फ्रेमवर्क। एक तरह से ये उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को दर्शाता है जिसमें वो ये बताता है कि आने वाले समय में हम किस तरह अनएक्सपेक्टेड रिस्क या लॉसेस को काउंटर कर सकने में सक्षम है। देखिए आने वाले समय में कल क्या होगा, कोरोना पैंडेमिक आने वाला था, ये भी किसी को पता नहीं था, ऐसी स्थिति होगी ये भी पता नहीं था, इकोनॉमी के साथ ये लेवल भी देखना पड़ेगा ये भी पता नहीं था। तो हमें अपने आप को सेव करके चलना होगा। तो वही इकोनॉमिक, और ये देखिए गवर्नमेंट की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने 2018 में ही इस पर स्टडी करना शुरू किया और एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि हमें किस तरीके से सारी रिस्क को एनालाइज करते हुए अपना एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि आने वाले सर्कमस्टेंसेस में हम अपने आप को एक लेवल तक प्रोटेक्ट रख सके और उसी स्टेबिलिटी को, क्रेडिट को, ऑपरेशनल रिस्क, मॉनेटरी रिस्क जितनी भी होती है उसको कवर किया जा सके। और उसी के लिए उन्होंने एक बफर जोन बनाया, दैट इज कंटेंजेंसी रिस्क बफर, जो मैंने आपको बताया, दैट इज एट 5.5%। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला पॉइंट है कि आरबीआई ने सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिनकी की एसेट 2000 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन, यानी एक कंप्यूटर बेस्ड एसेट, सिस्टमैटिक एसेट क्लासिफिकेशन है, उसको इंप्लीमेंट करने का कहा है फ्रॉम 30 जून 2021। तो ये एक पहला क्वेश्चन तो यहां पर यही बन जाता है कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कब से सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन इंप्लीमेंट करने का कहा है। दैट इज फ्रॉम 30 जून 2021। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी एक बात कही कि जो एसेट 2000 करोड़ या उससे ज्यादा है, 2000 करोड़ और मोर, तो आरबीआई इज द, और अभी कुछ टाइम पहले ही जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अंडर वन मार्क बनाया गया है कि दैट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि इन इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय व्हिच एंटिटी, दैट इज आरबीआई। पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये रेगुलेशन था, लेकिन अब ये इसको ट्रांसफर करके आरबीआई को दे दिया गया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 30 जून 2021 तक इनको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन के तहत अपने आप को इंप्लीमेंट करना है। इसके अंदर भी जो मेन बात है वो मेन बात ये है कि 2000 करोड़ या उससे ज्यादा के लिए 30 जून 2021 बोला है। अब जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन कोऑपरेटिव बैंक 2000 करोड़ से कम हो जिनकी एसेट्स,
उनको 6 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दिया है, दैट इज 31 मार्च 2020 तक जिनकी है उनको 30 सितंबर 2021, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 30 जून 2021 तक इंप्लीमेंट करना है सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन, और जिनको इनकी 1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में उनको 30 सितंबर 2021 तक करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको टाइम पीरियड के डेडलाइन के रूप में याद रखना है। और अभी एट प्रेजेंट 1544 1544 अनवर कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में, कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में है, और जिनका की विद एसेट्स ग्रेटर देन ₹1000 करोड़ वाज इट एट 6.5%। 2018-19 तक 6.5% इनका योगदान था, जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा का एसेट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि जो सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन होता है, ये होता क्या है? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये एक एसेट का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आप कंप्यूटराइज सिस्टम या सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, उसके द्वारा आप ऑटोमेटेड मैनर में सारे अपने डेटा को, अपनी जानकारियों को आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू कनेक्ट करते हो। तो ये सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन बनाने का मकसद ही यही है, ताकि आरबीआई सारी चीजों को अपने सुपरविजन में रख सके और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आरटीजीएस पेमेंट फैसिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीजीएस पेमेंट फैसिलिटी दिसंबर 2020 से 24/7, यानी इसका मतलब है कि आपको 24 घंटे 7 दिन 365 डेज अवेलेबल होगी फ्रॉम दिसंबर 2020। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनी टाइम इसका उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में, आपकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी। अभी ये लास्ट ईयर 16 दिसंबर 2019 में आरबीआई ने एनईएफटी फैसिलिटी अवेलेबल की थी 24/7, 16 दिसंबर 2019 को। और अब ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत आरटीजीएस फैसिलिटी को लेकर के। ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को और इंक्रीज करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए ये चीज की जा रही है, और लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज का उपयोग ले सके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उसको फायदा देने के लिए ये चीज लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि एक तो ये क्वेश्चन इस रूप में आ गया कि ये कब से किया जा रहा है। दूसरा, अब आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि आरटीजीएस क्या होता है। देखिए, आरटीजीएस इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी जो रियल टाइम में जो मनी आरबीआई बुक्स में सेटल होते हुए आपकी अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अभी ये अराउंड द पर्टिकुलर टाइम क्लॉक होता है, लेकिन अब दिसंबर 2020 से ये 24/7 एट एनी टाइम आप कर सकेंगे। ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है फंड ट्रांसफर करने का, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। आप अगर आरटीजीएस सिस्टम से किसी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट इज ₹2 lakhs। और जो फंड्स का सेटलमेंट है वो आरबीआई की बुक्स में मेंटेन होता है और पेमेंट हाथों हाथ फाइनल हो जाता है और बहुत ही शीघ्र गति से सामने वाले के खाते में पहुंच जाता है। अभी हाल फिलहाल ये देखिए, सर्विस विंडो सुबह 7 बजे से 6 बजे, शाम की 6 बजे तक वर्किंग डेज में अवेलेबल होती है एट द आरबीआई एंड। तो 2 लाख रुपए की मैंने आपको बताई, इसमें कोई अपर अमाउंट की सीलिंग नहीं होती है। एनईएफटी से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
इसमें जो फंड ट्रांसफर होता है वो बैचेस में होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। थोड़ा आरटीजीएस से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है पैसा तो वो बैचेस में प्रोसेस होता है, फिर आरबीआई की बुक्स में मेंटेन होता है, फिर उस बैंक अकाउंट में जाता है। तो 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम लगने के बाद वो सामने वाले के अकाउंट में सेटल डाउन हो जाता है आरबीआई की बुक्स में मेंटेन होते हुए। लेकिन एनईएफटी के लिए एक अच्छी बात यह है कि मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, जबकि आरटीजीएस में हम देखते हैं कि मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरुआत होती है। एनईएफटी तो 16 दिसंबर 2019 से 24/7 लागू कर ही दिया गया। और एनईएफटी के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बैचेस होते हैं वो हाफ अर्ली इंटरवल्स पे होते हैं और ऐसे 48 हाफ अर्ली बैचेस एवरीडे होते हैं, यानी 24/7 है तो आधे आधे घंटे की टोटल 48 हाफ अर्ली बैचेस होते हैं। और पहला बैच 00:30 आवर्स पे स्टार्ट होता है, लास्ट बैच विल एंड एट 00 आवर्स। और मजे की बात यह है कि साल के सारे दिन ये सिस्टम पे अवेलेबल होता है इंक्लूडिंग हॉलीडेज। तो एनईएफटी ट्रांजैक्शन बैंकिंग आवर्स के बाद भी अगर एक जनरल कंज्यूमर को मिल रहा है तो ये अपने आप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपने देखी, इस इंपॉर्टेंट न्यूज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पे मिल सकते हैं, इसके अंदर की बातों पर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इन पर आप निगाह रखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन किस रूप में आएगा ये आपके एनालिसिस और आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के नॉलेज जो कि एक वाइड लेवल पर होता है उस पर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको फिर यही कहूंगा कि एक एक चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखिए, जीके को बहुत अच्छे से मैनेज करें और स्ट्रॉन्ग बना के चलिए। ये एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बैंकिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हुए और उनके जो मॉडिफिकेशंस हुए उनको लेकर आपसे काफ़ी बात की। आशा है आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा भी होगा और आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले एसबीआई और आरबीआई एग्ज़ाम्स में मिलेंगे निश्चित रूप से। और मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप सबके मार्ग को प्रशस्त करे और आपको निश्चित रूप से सफल बनाए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लॉन्च करूंगा ताकि आपके लिए और सहूलियत हो सके और आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू एवरीवन।